In the discussion of oscillating electric dipole, today we will find the magnetic field due to this dipole at the field point. As I have told you that these calculations can be made in terms of the scalar and vector potential produced by this oscillating electric dipole, which we have already calculated in the previous lecture. So the results which we have obtained in the previous lecture will be definitely used when you will try to calculate the magnetic field produced by this oscillating dipole at this field point P, which I have shown in this figure. You can see that this arrowhead actually represents the oscillating electric dipole, and this dipole is oriented along the polar axis, that is z-axis, and P is our field point where we are going to find the magnetic field produced by this dipole. So let us try to find how the magnetic field can be found at this point P. In fact, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट पर, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल ए या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए जनरेटर पोटेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड का, और रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। आपने पढ़ा है कि नहीं, B इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो सिंपल है, देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर जानना चाहते हैं तो आपको सिंपली कैलकुलेशन क्या करना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए का कर्ल फाइंड आउट करना है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि इस केस में जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेशन करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इसीलिए अब हम ट्राई करेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करने के लिए इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्ल ऑफ ए डिफाइन कैसे होता है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप कर्ल ऑफ ए वेक्टर का एक्सप्रेशन याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन बड़ा ही आसान होगा। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी वेक्टर ए का कर्ल बराबर होता है 1/r² साइन थीटा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, जो डिटर्मिनेंट यहाँ लिखते हैं उसके फर्स्ट रो में लिखेंगे nr हैट। आप जानते हैं कि nr हैट रेडियल यूनिट वेक्टर है, फिर rn थीटा हैट, और फिर r साइन थीटा n फाई हैट फर्स्ट रो में लिखेंगे। फिर आप सेकेंड रो में ऑपरेटर्स लिखते हैं डेल डेल r, डेल डेल थीटा एंड डेल डेल फाई। और थर्ड रो में आपको क्या लिखना है, कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर ए इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आप मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो रेडियल कंपोनेंट है वह है ए आर, तो ए आर लिखेंगे फर्स्ट, फिर आर ए थीटा। ए थीटा क्या है, इसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स या पोलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और फिर लिखते हैं आर साइन थीटा ए फाई। यहाँ जो ए फाई है दिस इज एक्चुअली द एजीमुथल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ए को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तो आप इसको क्या लिखते हैं, ए आर एन आर हैट प्लस ए थीटा एन थीटा हैट प्लस ए फाई एन फाई हैट, है कि नहीं। तो ए आर ए थीटा और ए फाई इसका कंपोनेंट्स है। लेकिन आप याद कीजिए पिछले क्लास को, वहाँ हम लोगों ने इनफैक्ट ए आर ए थीटा और ए फाई को फाइंड आउट किया था। हम ए आर और ए थीटा के वैल्यू की ही बात करेंगे, उसकी भी आवश्यकता होगी, लेकिन पहले आप ज़रा देखिए कि आपको याद होना चाहिए कि ये जो एजीमुथल कंपोनेंट है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए का ए फाई, दैट वाज जीरो, ये जीरो के बराबर था। इसलिए अगर ए फाई जीरो है तो ऐसी स्थिति में
यह जो आपने लिखा आर साइन थीटा ए फाई के जीरो होने के कारण यह सिंपली जीरो हो जाएगा। ओके, तो आप इस डिटर्मिनेंट में ए फाई को जीरो कर दीजिए। तो ए फाई को अगर आपने जीरो कर दिया तो आपका कर्ल ऑफ ए का एक्सप्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। दिस इज 1/r² साइन थीटा एंड दिस डिटर्मिनेंट। सिर्फ इस डिटर्मिनेंट में आप देखिए कि आपने जहाँ था आर साइन थीटा ए फाई उसको कर दिया जीरो। अब ये बड़ा ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है 3/3 का, इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो 1/r² साइन थीटा ये तो होल में कॉमन है, इसको कॉमन रखेंगे। अब आप कैलकुलेशन शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हैं यूनिट वेक्टर nr हैट, लिख लिया उसको, यहाँ देखिए nr हैट। अब ऑपरेटर डेल डेल थीटा को ऑपरेट कराएंगे किस पर, जीरो पर। देखिए इस तरह से डेल डेल थीटा ऑपरेटेड होगा जीरो पर, लेकिन जब जीरो पर इसको ऑपरेट कराएंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, तो जीरो लिख दिया। फिर डेल डेल फाई को ऑपरेट कराएंगे किस पर, आर ए थीटा पर, तो डेल डेल फाई आर ए थीटा एंड nr हैट। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये डिटर्मिनेंट ऐसे भी आप सॉल्व करने जानते हैं। अब आर टाइम्स एन थीटा हैट इसको रखा, यहाँ देखिए लिख लिया। अब ऑपरेशन, चूँकि सेकेंड टर्म जो डिटर्मिनेंट में होता है वहाँ होता है प्लस, सॉरी माइनस, लेकिन हमने यहाँ लिखा प्लस, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पहले डेल डेल फाई को ऑपरेट कराना है ए आर पर। देखिए डेल डेल फाई को किस पर, ए आर पर। सो डेल डेल फाई ए आर, ओके, एंड माइनस नाउ डेल डेल आर को ऑपरेट कराएंगे जीरो पर, तो जीरो हो जाएगा, इसलिए सेकेंड टर्म लिख दिया जीरो। ठीक है, अब आर साइन थीटा एन फाई हैट उसको रख लिया, और फिर ऑपरेशन जो है वह सही मैनर में करेंगे। क्या करना होगा, यहाँ पर डेल डेल आर ऑपरेटर को अब ऑपरेट कराएंगे किस पर, आर ए थीटा पर, नहीं तो डेल डेल आर आर ए थीटा, और फिर डेल डेल थीटा ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे ए आर पर, सो डेल डेल थीटा ए आर, और जो टाइम्स आर साइन थीटा एन फाई हैट है वह पहले हमने आपको कहा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/r² साइन थीटा है ही, और जीरो माइनस डेल डेल फाई आर ए थीटा, तो यह हो गया माइनस डेल डेल फाई आर ए थीटा एन आर हैट। ओके, फिर सेकेंड टर्म में एक फर्स्ट टर्म ही बचता है आर, यहाँ जो आर है उसको पहले लिख लिया आर डेल डेल फाई ऑपरेटेड ऑन ए आर एन थीटा हैट, और लास्ट टर्म में दोनों ही टर्म बचा हुआ है, इसमें आप देखते हैं कि आर साइन थीटा को पहले लिख लिया एंड डेल डेल आर आर ए थीटा एन फाई हैट, एंड माइनस फिर आर साइन थीटा तो कॉमन है, आर साइन थीटा डेल डेल थीटा ए आर एन फाई हैट। ओके, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब जो इसमें आने वाला डिफरेंट कंपोनेंट्स है वेक्टर ए का, ए आर ए थीटा और ए फाई तो आप पहले ही जान चुके हैं, या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि यह जीरो होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ए आर और ए थीटा को भी फाइंड आउट किया था, याद कीजिए। तो जैसा हमने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को याद भी रखना चाहिए, वैसे जब आप ये आंसर लिखते हैं तो कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, उसी समय आपको ए आर ए थीटा भी निकालना होता है और फिर फील्ड भी निकालना होता है। ये तो हमने अभी इस वीडियो में अलग अलग किया, इसीलिए हम बोलते हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आप तो एक ही साथ कैलकुलेशन करेंगे। सो यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए आर एंड यू नो व्हाट वाज ए आर। ए आर का एक्सप्रेशन याद करो, दिस वाज म्यू नॉट ओवर 4πr पी डॉट रिटार्डेड कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, पी डॉट को स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखने का मीनिंग क्या है, आप जानते हैं कि इसका मीनिंग है कि यह इसका रिटार्डेड वैल्यू है। ठीक है, आप देखिए कि ए आर के एक्सप्रेशन में
आर आता है, इसका मतलब हुआ कि जो रेडियल जो कोऑर्डिनेट है आर, उसका ए आर फंक्शन है। फिर थीटा भी आता है, इसलिए थीटा का भी फंक्शन है। लेकिन क्या हमारा ए आर फाई का फंक्शन है? नहीं। जो तीसरा कोऑर्डिनेट होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाई, उसका फंक्शन नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि ए आर इज नॉट इक्वल टू ए आर ऑफ फाई। इट मीन्स ए आर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई। तो जहाँ भी ए आर फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड होगा वो सब जीरो हो जाएगा। ओके, फिर देखो ए थीटा का एक्सप्रेशन क्या निकला था, याद कीजिए, माइनस म्यू नॉट ओवर 4πr पी डॉट रिटार्डेड साइन थीटा। देखो ठीक ए आर के तरह ही आप ए थीटा के एक्सप्रेशन को भी अगर ध्यान से देखें तो यह आर डिपेंडेंट है, थीटा डिपेंडेंट है, लेकिन फाई से इनडिपेंडेंट है। फाई पर यह भी निर्भर नहीं करता है। इसलिए ए थीटा को हमने मेंशन किया कि इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई। ए थीटा इज नॉट इक्वल टू ए थीटा ऑफ फाई, और ए फाई तो डायरेक्टली जीरो ही है। अब ये सारा वैल्यू हमको ऊपर वाले रिजल्ट में पुट करना है। तो b जो कि एक्चुअली कर्ल a के बराबर है, और कर्ल a आपने निकाला 1/r² साइन थीटा, नहीं। और आप देखिए जो एक्सप्रेशन हमारा कर्ल a का है उसमें अब इस सारे कंडीशन को यूज करना है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आता है, माइनस डेल डेल फाई आर ए थीटा। लेकिन आपने अभी क्या देखा कि ए थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई, इसलिए जो फर्स्ट टर्म है इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर एन आर हैट का जो कोफिशिएंट है वह जीरो हो जाएगा। ओके, अगेन देखिए सेकेंड टर्म में भी ए आर को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, लेकिन तुरंत आपने देखा है कि ए आर डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, इसलिए यह डेरिवेटिव आर डेल ए आर डेल फाई भी जीरो हो जाएगा। तो यह टर्म भी जीरो हो गया, यह टर्म भी जीरो हो गया, ठीक है, पहला दोनों टर्म जीरो। अब जो थर्ड टर्म है इसमें है आर साइन थीटा डेल डेल आर आर ए थीटा, लेकिन जो ए थीटा है यह आर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए यह थर्ड टर्म बचा हुआ रहेगा। फोर्थ टर्म में भी ए आर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ए आर जो है वह थीटा का फंक्शन है, तो फोर्थ टर्म भी बचा रहेगा। साथ ही साथ आप एक खास बात देखिए कि आर साइन थीटा इस दोनों टर्म में मौजूद है, एन फाई हैट यूनिट वेक्टर भी दोनों टर्म में मौजूद है। तो हम इस दोनों को कॉमन फैक्टर के रूप में लिख लेंगे और सिंपली हमारा हो जाएगा डेल डेल आर आर ए थीटा माइनस डेल ए आर बाय डेल थीटा, और कॉमन रह जाएगा आर साइन थीटा टाइम्स एन फाई हैट। ओके, सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। आप देखिए यहाँ पर कि 1/r साइन थीटा 0 + 0, पहला दोनों टर्म जीरो हुआ, फिर r साइन थीटा और n फाई हैट को ले लिया कॉमन, तो बाकी जो टर्म बचा वह है डेल डेल आर आर ए थीटा माइनस डेल डेल थीटा ए आर। ओके, अब 1/r² साइन थीटा से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कि यहाँ जो एक r है वह इस r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ यह साइन थीटा भी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बच रहा है, b = 1/r एंड दिस मच। जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वह ज्यों का त्यों है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ए थीटा और ए आर जिसका वैल्यू डिफाइंड है यहाँ पर, आप देखिए ए आर का वैल्यू और ए थीटा का वैल्यू, यह दोनों हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो b विल बी इक्वल टू 1/r एंड डेल डेल आर, देखो यहाँ पर डेल डेल आर आर ए थीटा, ए थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस म्यू नॉट बाय 4πr रिटार्डेड वैल्यू ऑफ p डॉट इंटू साइन थीटा, माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में है r इंटू ए थीटा, तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे ए थीटा के वैल्यू को,
सो दिस इज माइनस आर म्यू नॉट रिटार्डेड पी डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर है माइनस डेल डेल थीटा ए आर, और ए आर का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर डिफाइंड है, तो डेल डेल थीटा और ए आर का वैल्यू रख दिया है, दिस इज म्यू नॉट रिटार्डेड पी डॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और तब आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हम पी डॉट को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, आप ध्यान से देखिए, पी डॉट को यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट टर्म में देखो, चूँकि आर का फंक्शन आपका यह जो आर है और यह आर ही तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड साइन थीटा अलग रहेगा, डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में होगा पी डॉट का, और आर के रेस्पेक्ट में पी डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पिछले क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं। जब आप पी डॉट बोलते हैं और उसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं डेल डेल आर, तो याद होगा कि पी डॉट रिटार्डेड का मतलब है पी डॉट टी माइनस आर बाय सी, है कि नहीं। तो यह डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पी डॉट टी माइनस आर बाय सी को टी माइनस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में करें, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पी डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर तब आप डिफरेंशिएट करेंगे टी माइनस आर बाय सी को आर के रेस्पेक्ट में, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू पी डबल डॉट, अब टी माइनस आर बाय सी को आर के रेस्पेक्ट में करना है, टी का हो जाएगा 0 और आर बाय सी का -1 बाय सी। सो फाइनली हमको क्या मिलता है, माइनस पी डबल डॉट बाय सी। ये ऑलरेडी हमने आपको पिछले क्लास में करके दिखाया था, तो उसके जगह पर यहीं देखो क्या लिख दिया, माइनस पी डबल डॉट ओवर सी, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है उस पर जरा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें किसे डिफरेंशिएट करना है और किसके रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखो, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हमारा जो पी डॉट है दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, आर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, बट कॉस थीटा विल बी डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। और बोलो कॉस थीटा का डीसी क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो वह माइनस और पहले से जो माइनस है दैट विल बिकम प्लस। इसलिए जो सेकंड टर्म आपका है, अब देखिए वह क्या हो गया, दिस इज प्लस म्यू नॉट रिटार्डेड पी डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर एंड टाइम्स एन फाई हैट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लाने के लिए एक सिंपल सा अलजेब्रा यूज किए हैं कि अगर हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर ला के व्यक्त करना चाहें तो आप ऐसा करिए कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या लिख दिया, और दूसरी बात कि फर्स्ट टर्म को देखो माइनस पहले से था, अब पी डबल डॉट के पहले भी माइनस आया, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट से आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब बाकी जो चीज़ जैसा है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया इस फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में भी म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, साथ ही साथ डिवाइड भी कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो रिजल्ट हमारा सेम रह गया। लेकिन आप जानते हैं कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये तो 1/c² होता है, तो 1/c² लिख दिया उसके बदले, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी दोनों टर्म में मौजूद है, उसको कॉमन ले लिया, तो b को अब आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू c² कॉमन हो गया, और रिमेनिंग टर्म हमारा क्या बच गया, यहाँ देखो सेकंड टर्म को ही पहले लिखे हैं, रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी डॉट साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म में बच गया पी डबल डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर सी
टाइम्स एन फाई हैट। तो ये हमारा रिजल्ट है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए। आप अभी भी अगर 1/c² के जगह पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख लें तो ये जो फैक्टर है इसके जगह पर सिर्फ बच जाएगा म्यू नॉट बाय 4π। इस टर्म में भी मैंने बाहरी फैक्टर को म्यू नॉट बाय 4π भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/c² को लिख देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसी स्थिति में यह सिर्फ बच जाएगा म्यू नॉट बाय 4π। ओके, अब आप देखिए, और यह जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये म्यू नॉट बाय 4π वाला के टर्म में भी एक्सप्रेशन हम आगे लिखेंगे, वह अभी आप मैंने इसी रूप में समझिए इसको। अब इस रिजल्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कंटेंट है इस एक्सप्रेशन में, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग अब देखेंगे। साथ ही साथ फिर मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि जब हम पावर रेडिएशन की बात करेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिखेंगे, या जब करंट एलिमेंट आपको पढ़ाएंगे तो यह फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए ये याद भी रहना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक्चुअली दो टर्म है। पहले टर्म में आप लिखते हैं 1/4πε0c² इंटू पी डॉट साइन थीटा बाय r²। ठीक है, और सेकेंड टर्म है 1/4πε0c² टाइम्स पी डबल डॉट साइन थीटा बाय rc, है कि नहीं। दोनों ही टर्म में साइन थीटा प्रेजेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो यह मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वो साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग थीटा को 0 ले लें तो आप जानते हैं कि साइन थीटा तब 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और साइन थीटा अगर 0 हुआ तो दोनों टर्म वैनिश कर जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। तो आप सोचिए कि थीटा 0 कहाँ होता है। आपका यह अगर डायपोल है, इस डायरेक्शन में डायपोल है और ये आपका फील्ड पॉइंट है, तो दिस एंगल इज थीटा। तो इसका मतलब थीटा 0 लेने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो फील्ड पॉइंट है वह डायपोल के एक्सिस पर ही सिचुएटेड है, जिसको आप कहते हैं पोलर एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि इस ऑसिलेटिंग डायपोल के कारण उसके पोलर एक्सिस पर, या उसको हम लोग डायपोल एक्सिस भी कहते हैं, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, वह 0 के बराबर होगा। सो दिस ऑसिलेटिंग डायपोल डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, या कहेंगे ऑन इट्स पोलर एक्सिस, उस पर यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर हम थीटा का वैल्यू अब ले लें π/2, दैट इज 90 डिग्री, then you know that sin theta will be 1, and 1 is the maximum value of sin theta. And when sin theta will be maximum, you know b will be maximum. और थीटा 90 कहाँ होगा। आप ध्यान से देखिए कि अगर हम अपना टेस्ट पॉइंट ले लें इक्वेटोरियल एक्सिस पर, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस दिखाया हुआ है आप इसको कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस इस फिगर में, और इसके लिए थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस इक्वेटोरियल प्लेन में या इक्वेटोरियल एक्सिस पर अगर हमारा फील्ड पॉइंट P सिचुएटेड होगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। सो हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड वैरीज विथ थीटा दैट हैव बीन शोन इन दिस फिगर। आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हो रहा है वह अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस, और जो यहाँ डीप लाइन से हमने दिखाया है डायपोल को, उसके एक्सिस पर, पोलर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ओके, हम उम्मीद करते हैं इस फर्स्ट पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक्चुअली दो टर्म है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख रहे हैं BI। इनफैक्ट I जो लेटर है यहाँ या इंडक्शन वर्ड के लिए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
So Bi, this will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught c square p dot retarded sin theta by r square n phi hat, n phi hat, देख रहे हैं। और इसी को आप देखिए, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम सी स्क्वायर को लिख दें, क्या 1 बाय सी स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे कौन चीज़, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसलिए 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर के बदले आप सिंपली म्यू नॉट बाय 4 पाई भी लिख सकते हैं। ओके, एंड टाइम्स पी डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एन फाई हैट। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यह आर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इट वैरीज विथ आर टू द पावर -2। ऐसी स्थिति में, हालांकि इसमें दूसरा भी टर्म होगा, जो दूसरा टर्म अभी हमने नहीं लिखा है, तो दूसरा टर्म में आर आता है, उसको बी आर फील्ड कहेंगे, जो आगे हमने लिखा है कि बी आर के एक्सप्रेशन में आता है आर। तो आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी आई। इसका अर्थ ये है कि इस बी आई का वैल्यू लार्जर होगा, यह डोमिनेट करेगा दूसरे टर्म पर, दैट इज जो बी आर है उसके ऊपर। लेकिन कब, जिस समय कि आर का स्मॉल वैल्यू होगा, आर का स्मॉल वैल्यू लेंगे तो आर स्क्वायर का, जैसे मान लो 1 से कोई नंबर छोटा है, उसको तुम स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाता है, और छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी आई का वैल्यू लार्जर होगा व्हेन आर इज वेरी स्मॉल, और आर जब वेरी स्मॉल होगा तो यह दूसरे टर्म पर डोमिनेट करेगा, यही इफेक्टिव होगा, दूसरा टर्म इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आर चूँकि छोटा जब रहता है तब बी आई का वैल्यू डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से बी आई के ही बराबर हो जाता है। और इस कारण से हम लोग कहते हैं इसको इंडक्शन फील्ड। कौन फील्ड कहते हैं, इंडक्शन। आप जो +2 लेवल में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, एक्चुअली वह इसी नेचर का होता है, बी आई, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन फील्ड। और इंडक्शन फील्ड को निकालने का +2 लेवल में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है बायोट-सेबार्ट लॉ। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि दिस इक्वेशन 1 वेयर बी आई हैज बीन डिफाइंड इज नथिंग, दिस इज सिंपली बायोट-सेबार्ट लॉ। ये बायोट-सेबार्ट लॉ ही है। कैसे, तुम देखो ध्यान से। अभी आप देखिए कि जो हमारा बी आई है, बी आई का एक्सप्रेशन क्या निकला, म्यू नॉट बाय 4 पाई पी डॉट रिटार्डेड साइन थीटा बाय आर स्क्वायर टाइम्स एन फाई हैट। लेकिन फिर याद करो पिछले क्लास को, जब हमने पी डॉट रिटार्डेड का वैल्यू निकाला था फर्स्ट लेक्चर में ही ऑसिलेटिंग डायपोल के केस में, तो कहा था कि दिस इज इक्वल टू आई डी एल। जब वेक्टर साइन दिए थे तो आई डी एल, दिस इज करंट एलिमेंट वेक्टर, याद है कि नहीं। जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू आई डी एल। तो अभी यहाँ मैग्नीट्यूड है इसका, इसलिए पी डॉट रिटार्डेड के जगह पर क्या लिख दिया, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एन फाई हैट। अब इस आई डी एल साइन थीटा वास्तव में है क्या, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट से, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आपने एक आर एक्स्ट्रा लिख लिया ऊपर, इसीलिए हम लोग नीचे में आर क्यूब लिख दिए, ठीक है। सो दिस द एक्सप्रेशन फॉर बी आई कैन बी रिटेन एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। और याद करो, आप +2 लेवल में इस एक्सप्रेशन को पढ़े होंगे, दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली बायोट-सेबार्ट लॉ। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि जब आर छोटा होगा उस समय एक्चुअली डायपोल के द्वारा प्रोड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वह यही इंडक्शन फील्ड है। और ये इंडक्शन फील्ड बी आई जो है वह कुछ नहीं, यह सिंपली जो बायोट-सेबार्ट लॉ जिस मैग्नेटिक फील्ड को बताता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो, अब जो सेकेंड टर्म है
बी आर, यहाँ आर रेडिएशन वर्ड के लिए लिखा गया है। दिस इज 1/4πε0c² रिटार्डेड वैल्यू ऑफ पी डबल डॉट साइन थीटा बाय आर सी एन फाई हैट। ओके, फिर 1/4πε0c² को आप जान चुके हैं कि दिस कैन बी रिटन एज μ0/4π, ठीक है, एंड बाकी चीज़ को एट इज लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो बी आर है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इस आर के प्रेजेंस के कारण, आर पर एक पावर है, तो जब आर इंक्रीज करेगा तब बी आर डिक्रीज करेगा। आर जब इनफाइनाइट होगा तब जाकर के यह जीरो होगा, ठीक है। और आर का वैल्यू अगर हम लोग लार्ज ले लेंगे, ऐसे स्थिति में यह जो बी आर है वह बी आई पर डोमिनेट करेगा। कहने का मतलब जब आर का वैल्यू आप बहुत बड़ा लेते हैं, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस समय एक तरह से कहा जा सकता है कि यह डायपोल बी आई जैसा फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता है, बल्कि सिर्फ बी आर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यही कारण है कि यह जो फील्ड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन फ्रॉम द डायपोल। डायपोल से जो पावर रेडिएशन होता है उसके लिए यही फील्ड इस कारण से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यह एक लॉन्ग रेंज फील्ड है। ओके, और इसी रीजन से हम लोग इस फील्ड को कहते हैं रेडिएशन फील्ड, रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए आर सबस्क्रिप्ट लगा के लिखा है। तो एक ऑसिलेटिंग डायपोल के कारण टेस्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर उसके दोनों उसमें जो टर्म्स आता है उसको कैसे समझेंगे, इन सारी बातों को आपने इस लेक्चर में सीखा। अब ठीक इसी तरह से आने वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, और जब दोनों फील्ड कैलकुलेटेड हो जाएगा तब फाइनली पावर रेडिएशन क्या होगा इस ऑसिलेटिंग डायपोल से, उसकी बात करेंगे। ओके।